जैसे ही शारदा खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे जाके बैठती है, देखती है एक सांप फन उठाकर वहीं पे फुफकार रहा है। ये देखकर शारदा बहुत घबरा जाती है। सांप! ऐसा कहकर भागते हुए वो सोफे की तरफ जाती है। उधर सोफे पे 2 और सांप बैठा हुआ था। शारदा को देखकर वो दोनों भी फुफकारने लगते हैं। देखकर शारदा डर के मारे घर के अंदर से बाहर भाग के निकल आती है। घबरा कर आके वो बाहर देखने लगती है। देखती है कुछ और सांप दरवाजे के सामने लटके हुए हैं। वो एक साथ शारदा को देखकर फुफकारने लगते हैं। घर पे रहकर अगर मेरी परिस्थिति ऐसी है तो बहू तो बाजार गई है, उसकी हालत क्या होगी। ये सोचते हुए वो सांपों को देखकर हाथ जोड़ के प्रणाम करती हैं। उधर अनामिका बाजार गई होती है सब्जियां लाने के लिए सब्जी मार्केट से। सब्जी लेने का सोच के जैसे ही वो सब्जी के ठेले के पास जाती है, एक सांप फन उठा के फुफकारने लगता है। देखकर अनामिका घबरा जाती है। सांप आपके ठेले में। भले ही अनामिका इस तरह से कह रही हो, पर सब्जी बेचने वाली सावित्री को अपने ठेले पे कहीं भी सांप नहीं दिखा। लेकिन अनामिका को सांप दिख रहे थे, वो भी एक नहीं 2, जो कि फुफकार रहे थे। देखकर अनामिका बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। अरे बाप रे, पहले तो एक सांप था, अब तो 2 सांप, और वो भी मुझे देखकर फुफकार रहे हैं। तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्या? फिर मुझे क्यों दिख रहे हैं? इस तरह वो डर के मारे कहकर आगे जाने लगती है। तभी सारे सांप आकर एक साथ अनामिका को घेर लेते हैं। सारे सांप अनामिका को देखकर फुफकार रहे होते हैं। अनामिका डर के मारे घर की तरफ भागने लगती है। अनामिका आगे आगे भागती है और 2 सांप पीछे पीछे भागते हैं। उस गांव में एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर था। उस मंदिर में देवी पार्वती की मूर्ति में थी और शंकर जी शिवलिंग के रूप में। क्योंकि वो मंदिर बहुत ही जागृत था, इसीलिए बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पे जाते थे। उस मंदिर के चौकीदार के रूप में रमेश काम करता था, जो आसपास के वातावरण को नियंत्रण करता था और चारों तरफ नजर रखता था। एक दिन पंडित जी बाहर आके देखते हैं। बेटा रमेश, तुम्हारे पिताजी प्रसाद कैसे हैं? वो ठीक है पंडित जी। अच्छा, उनका दिल का ऑपरेशन होने की वजह से तुमने मंदिर की देखभाल के लिए जिम्मेदारी ली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तुम्हें इसे साबित भी करना पड़ेगा। ठीक है पंडित जी, ये सब कुछ हो पाया है आप लोगों के आशीर्वाद से ही। कुछ ही दिनों के अंदर शिवरात्रि का महापर्व होने वाला है। भीड़ बहुत ज्यादा होगी और हमें उसी को देखते हुए इंतजाम करना होगा। हाँ पंडित जी, कल मंदिर के अध्यक्ष मोहन जी ने मुझे फोन करके बताया। मैंने कहा व्यवस्था के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए। जैसे वो आएंगे मैं खुद खड़े रहकर सारी चीजों का बंदोबस्त कराऊंगा और सब कुछ ठीक रहेगा। आप बिल्कुल ये सारी चीजों को लेकर चिंता मत कीजिए। हाँ, और एक बात, हम दोनों के बीच ही रहे। वो देवी के जेवर की बात क्या पंडित जी? हाँ बेटा, तीसरी आंख कोई देखे उससे पहले ही हमें उन्हें चमका के रखना होगा और ये पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिल्कुल इसे भूलना मत। ये बात कैसे भूल सकता हूँ पंडित जी? इतने सालों से मेरे पिताजी ये काम करते हुए आ रहे हैं। अत्यंत सावधानी के साथ वो देवी के आभूषणों को लेते थे, उन्हें चमकाते थे और सावधानी से रख देते थे। ये मेरी सौभाग्य है कि इस बार जिम्मेदारी आपने मुझे दिया है पंडित जी। चलो बाबू, फिर देवी के जेवर मैं दे देता हूँ। इतना कहकर पंडित जी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। रमेश उनके पीछे पीछे जाता है। पंडित जी जेवर लेने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन रमेश दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। वहाँ से वो देवी माँ को बिना आभूषण का ही देखता है और शंकर जी को देखकर वो नमन करता है। तब तक पंडित जी आभूषणों का थैला लेकर रमेश के पास आते हैं और रमेश को दे देते हैं। बेटा, भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गहने पॉलिश होने के बाद उन्हें घर पे ले आना। कल पूजा के वक्त माँ पार्वती को गहने से सजाना होगा। ठीक है पंडित जी, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। इस तरह कहने पर रमेश गहनों का थैला लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर हॉल में सास शारदा और बहू अनामिका दोनों परेशान होकर बैठी हुई थी। वो एक दूसरे को पकड़ के डर के मारे कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि सांप फुफकारते हुए किसी भी वक्त उन्हें काट सकते हैं। माँ जी, इन सांपों से अब हमें कौन बचाएगा? क्या कहूँ बहू, अगर आंखें बंद भी कर लूँ तो मुझे सांप ही नजर आ रहे हैं।
और अगर आंखें खोल भी लूं तो मुझे सांप ही नजर आ रहे हैं और वो हमें काटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत बड़ी भूल की है सासू माँ। उस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं था बहू। अगर हम वैसा नहीं किए होते तो आज तुम्हारे ससुर जी जिंदा नहीं होते। वो तो सच है माँ जी, पर हमने जो गलती की है उसी के लिए माँ पार्वती खुद सांप का रूप धारण करके हमें सही सबक सिखाना चाहती है। अगर हमें इन सांपों से बचना है तो यहाँ से निकल के हमें सीधा मंदिर जाके पंडित जी को पूरी बात बता देनी चाहिए और इससे निजात पाने का उपचार उन्हीं से पूछना होगा। ठीक है माँ जी। इस तरह सोचती है और आसपास के सांपों को देखकर वो दोनों बहुत डर रही होती है। तभी वहाँ पे प्रसाद आते हैं। क्या हो गया? तुम सास बहू इस तरह से एक दूसरे को पकड़ के डर के मारे कांप रही हो? इस तरह से पूछने पर वो नीचे देखने लगती है, पर उन्हें सांप कहीं नहीं दिखता। तब वो एक दूसरे को छोड़ देती है। क्या हो गया है? ऐसे खड़ी हो, खाने के लिए कुछ पकाई हो कि नहीं? पकाई हूँ, जाके बैठिए, बहू अभी परोस देगी। इस तरह से कहने पर प्रसाद वहाँ से डाइनिंग टेबल के पास चले जाते हैं। अनामिका डरते डरते खाना परोस देती है। प्रसाद खाना खाने लगते हैं। उधर रमेश को गहने चमकाते हुए देखकर गुरु गुस्से से कहने लगते हैं, रमेश, ये सारे नकली जेवर है। तुमने असली जेवर कहाँ रखे? तुमने उन्हें कहाँ बेचे हैं? तुमने क्यों बेचे और किसे बेचे? तुम जल्दी से बताओ। वो चिल्लाकर पूछते हैं। रमेश बहुत डर जाता है और सारे जेवर लेकर वो घर की तरफ भाग जाता है। उधर शिव मंदिर के पास शारदा और अनामिका आकर बैठ जाती है। उनके साथ जो कुछ हुआ वो पंडित जी को सब कुछ खुल के बताती है। पंडित जी एक किताब पढ़ते हैं। आप लोगों को सर्प दोष लगा हुआ है। इस शिवरात्रि अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करना होगा, नहीं तो तुम लोगों को बचाना बहुत ही कठिन होगा। मृत्यु से तुम लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा। तुम समझ गए ना, तुमने कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। पंडित जी की इस बात पर शारदा अनामिका के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर पंडित जी कहने लगते हैं, जाओ, तुम दोनों जो गलती की हो उसके लिए पश्चाताप करो, कम से कम कोशिश करो। इतना कहने पर शारदा और अनामिका बड़े ही कष्ट के साथ वहाँ से निकल के घर लौट आती है। उधर घर पे प्रसाद और रमेश देखते हैं कि सारे गहने नकली है। शारदा, सच सच बताओ, तुमने देवी माँ के जेवर के साथ क्या किया है? ये सारे जेवर नकली कैसे हुए? बताती हूँ। उन्हीं गहनों की वजह से आज मुझे और बहू को इस तरह से नाग दोष लगा हुआ है। हम जहाँ जा रहे हैं हमें सांपों से डर लग रहा है। 1 साल पहले। फिर शारदा जो घटना घट चुकी थी उस बारे में बताने लगती है। प्रसाद देवी माँ के जेवर लेकर एक दिन घर आए थे। शारदा, मुझे खाना परोस दो। खाना खा के देवी माँ के गहनों को मैं पॉलिश कर दूंगा। इस तरह कहकर वो जेवर वाला थैला डाइनिंग टेबल पे रख के ही खाना खाने लगते हैं। शारदा खाना परोस देती है। खाना खाते खाते अचानक से प्रसाद के छाती में दर्द शुरू होता है। प्रसाद छटपटाने लगते हैं। शारदा, दर्द हो रहा है, छाती में बहुत दर्द हो रहा है। कहते कहते वो बेहोश हो जाते हैं। शारदा बहुत घबरा जाती है। अनामिका जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाती है। तुरंत एम्बुलेंस घर आ जाता है। शारदा और अनामिका प्रसाद को एम्बुलेंस में लेकर सीधा अस्पताल चली जाती है। उधर देवी माँ के जेवर डाइनिंग टेबल पे ही पड़े हुए थे। अस्पताल में प्रसाद की जांच शुरू कर दी जाती है। आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब बाहर निकल आते हैं। हमें उन्हें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। कम से कम ऑपरेशन के खर्च 10 लाख रुपए लगेंगे। जाके जल्दी से पैसों का इंतजाम कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। शारदा और अनामिका इस सोच में पड़ जाती है कि प्रसाद के हार्ट ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए कहाँ से इंतजाम करेंगी। तभी परेशानी के हालत में रमेश वहाँ पे आता है। उनसे बात करके वो समझ जाता है। माँ, मैं सिर्फ एक क्लर्क की नौकरी करता हूँ। इसमें लोग इतने पैसे मुझे नहीं देंगे। जो कुछ करना है आप सास बहू को ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ पिताजी के पास हूँ, आप लोग पैसों का बंदोबस्त कीजिए। इस तरह से कहने पर शारदा और अनामिका दोनों वहाँ से चली जाती है। रमेश अस्पताल में पिताजी के पास रुक जाता है। 2-3 घंटे निकल जाते हैं। पैसों के लिए हम देवी माँ के जेवर को मॉर्गेज में रख दिए और बिल्कुल वैसे ही नकली जेवर लाके पंडित जी को दे दिए और जो हमें पैसे मिले वो लाके हम अस्पताल में जमा कर दिए। ठीक है शारदा, जो होना था हो गया।
घर बेचकर जाओ जेवर छुड़ा के ले आओ और शिव जी के पास जाके तुम लोग नाग दोष से खुद को मुक्त कर लो। इतना प्रसाद कहते हैं। फिर 2 दिनों के अंदर ही वो अपने घर को मॉर्गेज में रख के जो पैसे मिलते हैं उससे देवी माँ के असली जेवरों को छुड़ा के ले आकर वो सीधा पंडित जी के हाथ में जाके सौंप देती है। पंडित जी उन गहनों से देवी माँ को अलंकृत करते हैं। फिर शिवरात्रि का दिन आता है। शारदा अनामिका दोनों ही मंदिर में बैठ के शिव नाम जपती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे सास बहू शिव नाम जपने लगती है वैसे वैसे सारे सांप एक एक करके उन्हें बिना डसे हुए वहाँ से अदृश्य होने लगते हैं। ये देखकर सास बहू बहुत खुश होती है। उस दिन से सास बहू शिव नाम जपने लगती है और शिव की पूजा करने लगती है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गांव के महेश टी स्टॉल में प्रसाद और कृष्णा बैठे हुए थे। दोनों ही बहुत ही जिगरी दोस्त थे। वो एक दूसरे का बड़ा ही सम्मान करते थे। क्या प्रसाद, मैंने भाभी जी से कहा था कुछ पूछने को, क्या तुमने उस बारे में पूछा? अभी तक तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। उस बारे में बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। शादी की बात तो घर पे की जाती है, कोई महेश के चाय के दुकान में करता है क्या? चलो घर चलो। मैं चाह रहा था तुम्हें घर पे बुलाना, पर शारदा घर पे नहीं थी। तुम्हें शारदा की चाय बहुत पसंद है ना, फिर तुम्हें चाय मिलेगी नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए कहा घर पे नहीं। ऐसा तुमने क्यों कहा कि परेशानी की बात है? तो क्या मेरी बेटी को अपनी घर की बहू नहीं बनाओगे? क्या तुम्हारी मर्जी नहीं है? सच बताओ। हाँ दोस्त, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं कि तुम्हारी बेटी को मैं अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लेकर आऊं, पर हम हमेशा ऐसे ही अच्छे दोस्त बने रहेंगे। ठीक है, एक चाय लाने के लिए कहो। पता था मुझे, जैसे मैं इस बारे में कहूँगा तुम चाय मांगोगे। पहले ही मैंने कह रखा था, इसीलिए। महेश, एक कप चाय ले आना। इस तरह प्रसाद के कहने पर महेश एक कप गर्मा गर्म चाय लाके देता है। कृष्णा चाय पीने लगते हैं। वैसे जो मैंने कहा बड़े आराम से भाभी को बताना, पर मैं शाम को आऊँगा, मछली करी बना के रखना। इस तरह कहने पे कृष्णा जो चाय पी रहे थे, ठीक है, फिर मछली के लिए मुझे तालाब जाना होगा। इतना कहकर कृष्णा वहाँ से चले जाते हैं। शारदा जो कृष्णा के घर पे ही थी और उसकी पत्नी पद्मा से वो बातचीत कर रही थी। अरे भाभी, आप कब आई? बात करने भाभी। भाई साहब ने कहा था मेरे पति को कि अनामिका को हमारी घर की बहू बनाने के लिए। हाँ भाभी, मैं मन ही मन सोच रही थी, तब तक उन्होंने कह दिया तो मैं तो खुश हो गई। आप लोगों से बेहतर अनामिका को और कौन जानता है भला। शायद सच है, पर अनामिका को हम बहू के रूप में स्वीकार नहीं सकते हैं। ये सुनकर पद्मा बड़ा आश्चर्य होती है। क्यों भाभी, अनामिका ने आपसे कुछ कहा है क्या? कुछ बुरा बर्ताव किया है क्या? आपको तो अनामिका बहुत पसंद थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि आज उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं सकती हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी। अनामिका के लिए प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा, हमेशा सम्मान रहेगा। भाई साहब को ये बात जरा आहिस्ता आहिस्ता से बताइएगा, लेकिन कुछ भी हो हमारी ये दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी। ठीक है भाभी, वो आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी। अरे भाभी, भैया को तो मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, उन्हें बताइएगा कि मैं आई थी और उन्हें घर पे भेज दीजिएगा। ठीक है भाभी। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। उधर आंगन में बिस्तर बिछा के बगीचे के बीच में शारदा और प्रसाद बैठे हुए थे। शारदा, अनामिका हमारी घर की बहू नहीं बन सकती है, इस बारे में मैंने कृष्णा को बताया। ये सुनकर शारदा थोड़ा आश्चर्य होती है। ये सुनकर भाई साहब ने क्या कहा? ऊपर से तो उन्होंने हाँ कह दिया है, पर मुझे पता है कि अंदर से वो दुखी है, रो रहे हैं। बिना रोए वो अपने आंसू पोंछ रहे थे, मैंने ये देख लिया। मैं भी जाके पद्मा बहन से कही, बाहर से तो ठीक ही लग रही थी, पर मुझे पता है मन ही मन वो बहुत दुखी हुई। क्यों शारदा, तुम अनामिका को अपनी घर की बहू क्यों नहीं बनाना चाहती? पता नहीं जी, पर अनामिका से मुझे बहुत लगाव है, लेकिन मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकती।
जब से हमने उन्हें ये बात कही है, पता नहीं वो कितने परेशान हुए। इस तरह कहते हुए प्रसाद परेशान हो रहे थे। तभी उनका बेटा रमेश शरीर से पानी चू रहा है गीले कपड़ों में। वो कहीं बाहर से घर आता है। बेटे को उस हालत में देखकर शारदा प्रसाद दोनों ही आश्चर्य होते हैं। माँ, पिताजी, जल्दी से आप लोग एक बार तालाब की तरफ चलिए। चलिए। क्यों बेटा, तालाब में क्यों? कृष्णा ठीक तो है ना? मैं कुछ नहीं बता सकता पिताजी, एक बार आप जल्दी से चलिए। इस तरह कहकर रमेश हड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों ही हड़बड़ा के जा ही रहे थे, तभी कार में बैठकर एसआई अरविंद वहाँ आते हैं। शारदा, प्रसाद, रमेश, कृष्णमूर्ति की मृत्यु के लिए हम आप तीनों को गिरफ्तार करते हैं। इस तरह कहकर वो तीनों को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। लॉकअप के अंदर शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों ही बड़े दुखी थे। तभी वहाँ पे लॉयर विश्वनाथ आते हैं। वो उन तीनों से बड़े ही बदतमीजी से बात करते हैं। शारदा को ये बिल्कुल नहीं जचता। देखिए शारदा मैडम, चाहे आप कितना भी चिल्लाए उसका फायदा नहीं। आपको अनामिका को घर का बहू बनाना होगा, नहीं तो आप पर केस हो जाएगा। आगे आपकी मर्जी, आप तीनों को जेल जाना पड़ेगा। मैं एसआई सर से 5 मिनट बात करके आता हूँ, तब तक आप लोग सोच लीजिए। इस तरह कहकर लॉयर वहाँ से चले जाते हैं। लॉकअप के अंदर शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों बातचीत करने लगते हैं। प्रसाद और रमेश कैसे भी करके शारदा को अनामिका से शादी के लिए तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। इतना कहकर शारदा गुस्से में अपना चेहरा बना लेती है। तब तक लॉयर साहब वहाँ पर आते हैं। प्रसाद जी, क्या फैसला लिया? अनामिका को घर की बहू बनाने के लिए शारदा तैयार है। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाकर बेल निकलवाता हूँ। आप लोग घर जाइए और पंडित जी को बुला के अच्छा दिन देखिए। कहकर लॉयर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मंदिर में रमेश और अनामिका की शादी करा दी जाती है। अनामिका शारदा के घर में प्रवेश करती है, लेकिन अनामिका शारदा के घर में बहू बन के आई है, ये बात शारदा को हजम नहीं होती है। अनामिका को देखते ही उसे गुस्सा आने लगता है। तुम और तुम्हारी माँ ने मिलके ये सब कुछ जानबूझ के किया है, ताकि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो सके। तुम रमेश की पत्नी हो सकती हो, पर मेरी बहू कभी नहीं हो सकती। ये बात कान खोल के सुन लो। सासू माँ शारदा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर ससुर जी प्रसाद आके समझाते हैं। देखो बेटा, समय सब कुछ ठीक कर देता है। एक दिन तुम्हारी सास भी ठीक हो जाएगी। तब तक थोड़ा धैर्य रखो। अपने पति परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताओ। ठीक है पिताजी, मैंने ये सब कुछ किया है सिर्फ प्यार और लगाव की वजह से, आप लोगों से कोई बदला लेने के लिए नहीं। कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा बहू के हाथ से कुछ भी पका हुआ खाना नहीं खाती है। वो खुद अपने लिए खाना बनाती है। आप यहाँ पे क्यों खाना पका रही हैं माँ जी, जब मैं यहाँ पे हूँ? छी, मैं तुम्हारे हाथ से बना हुआ चाय तक ना पीऊं, फिर खाना कैसे खा सकती हूँ? अब ये ऐसा ही चलेगा। भले ही मैं भूख के मारे अपनी जान दे दूं, पर मैं तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं खाऊंगी। इस तरह से कहकर शारदा अपना काम अपने करने लगी, अपने हाथ से खुद के लिए खाना बनाने लगी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब अनामिका गर्भवती होती है। पूर्ण रूप से गर्भवती होने के बाद भी अनामिका घर का सारा काम करते रहती है। अनामिका की परिस्थिति देखकर प्रसाद और रमेश काम में उसे मदद कर दिया करते थे, पर शारदा को थोड़ा भी बुरा नहीं लगता था। शारदा, हमारी गर्भवती बहू को कितनी परेशानी हो रही है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता? तो क्या करूं मैं? हाँ, कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन अनामिका एक सुंदर सी कन्या संतान को जन्म देती है। प्रसाद और रमेश बहुत खुश होते हैं। उन दोनों ने मिलकर उसका नाम भव्या रखते हैं। अब जब भव्या 6 साल की हो जाती है, अनामिका फिर से गर्भवती होती है। लेकिन तभी भी शारदा का गुस्सा अनामिका के लिए कम नहीं हुआ। इस बात से अनामिका बहुत दुखी थी। माँ जी, इस घर में आए हुए मुझे 6 साल हो गए, तो क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? खत्म नहीं होगा। उस नाराजगी को कम करने के लिए मैं क्या करूं? आप ही बताइए। जो आप कहेंगी मैं वही करूंगी। अपने बच्चे को लो और बिना किसी के नजर में पड़े तुम इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ के कहीं दूर चली जाओ। पर इस हालत में मैं कहाँ जाऊँ माँ जी? कहाँ जाओगी? मुझे वो सब कुछ नहीं पता। फिर जैसा कहा गया, गर्भवती अनामिका
अपनी बेटी भव्या को साथ लेके सबके नजरों से बचकर रात के वक्त घर छोड़ के चली जाती है। अनामिका को जाते देख शारदा बहुत खुश होती है। अनामिका भव्या को लेकर सीधा रेलवे स्टेशन चली जाती है। तभी वहाँ पे एक ट्रेन आती है। अनामिका भव्या को साथ लेकर उस ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब अनामिका और भव्या कहीं नजर नहीं आती है, तब रमेश और प्रसाद बड़े परेशान हो जाते हैं। वो चारों तरफ ढूंढते हैं पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। पर शारदा सुकून से बैठी हुई होती है। रमेश और प्रसाद जल्दी से एसआई अरविंद के पास जाते हैं, अनामिका के बारे में बताते हैं। फिर एसआई अरविंद उन्हें अपनी टीम के साथ ढूंढने में लग जाते हैं। वहाँ अनामिका अपनी बेटी को लेकर एक दूसरे शहर में जा पहुंची। वहाँ उसे बहुत भूख लगी तो वो कचरे के डब्बे के पास बैठकर कचरे से खाना निकाल के खाने लगती है। वहाँ एक कांस्टेबल अनामिका की तस्वीर देखकर उसके पास जाता है। फिर उसे पहचान के वो कांस्टेबल शारदा के घर तक उसे पहुँचा देता है। लेकिन इस बीच शारदा को एक सच्चाई का पता चला था। मुझे अभी अभी एक सच्चाई का पता चला है। मेरा बेटा रमेश, जिसे तैरना नहीं आता, उसे बचाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने जान दे दी। देखा जाए तो जानते हुए या बिना जाने हम ही तुम्हारे पिताजी के मौत के कारण हैं। हमें सजा मिलती, पर तुम बहू बन के इस घर में आके हमें बचा ली। उस दिन के बाद से शारदा अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।